एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, वेलक्राफ्ट, एल्गाइलेशन सब कुछ देख लिया है। आज का टॉपिक है हम लोगों का क्या, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज हम लोग बात किस पे करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड का, और वो भी कौन सा, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है ना, यानी नाम क्या होगा इसका, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन आता है, इसको बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है ना, कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है और यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है, 2-3 दिन लगेगा टाइम, बट मैं कोशिश करूंगा आज इसको अच्छे से समझाने का। ठीक है ना, अब देखिए जनरली अगर हम बात करते हैं तो बताओ, अगर हम बेंजीन रिंग की बात करते हैं तो बेंजीन रिंग है क्या, एक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ साथ इस अगर बेंजीन रिंग की बात करें तो इस बेंजीन रिंग के अंदर क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, और इस पाई बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से बेंजीन खुद ही नेचर में क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। सबको जानता है ये खुद ही नेचर में क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, जब बेंजीन खुद ही नेचर में न्यूक्लियोफाइल है तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करने जाएगा तो उतनी अच्छी पॉसिबिलिटी तो नहीं हो पाएगी जितनी अच्छी पॉसिबिलिटी किसकी हो रही थी, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे। तो नॉर्मल केस में हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन विल ऑलवेज शो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट नॉर्मल केस में बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। रीजन क्यों? रीजन बेंजीन खुद ही नेचर में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अगर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करने जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ये नॉर्मल केस पे तो होता नहीं है, यानी इसके लिए हमें एक ऑर्डिनरी नहीं या क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल केस लेना पड़ेगा ताकि न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करे। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि बेंजीन पर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल केस में क्यों नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि बेंजीन खुद ही नेचर में क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इसी वजह से कहा जाता है बेंजीन विल ऑलवेज शो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, यानी कोई तो केस होगा जिसपे न्यूक्लियोफाइल रिंग पर अटैक करे। तो देखो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। एक जनरल एग्जांपल अगर मान लो इसकी बात करते हैं कि सपोज मान लो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा क्लोरीन है, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, NaOH से, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से। तो Na+ और ये क्या हो गया, OH-, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक कर ले और प्रोडक्ट क्या बना दे, तुम्हारा फेनॉल बना दे। तो देखो यहाँ पे इस तरह से तो रिएक्शन हो नहीं सकता है। रीजन ये है कि इसका जो लोन पेयर है क्लोरीन का, डायरेक्ट रिंग के साथ कंजुगेशन में है, और जो खुद ही नेचर में न्यूक्लियोफाइल है। तो जब ये OH- इस पे अटैक करने जाएगा तो नॉर्मल केस में तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। तो ये रिएक्शन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होगी। यानी अगर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है और पॉसिबिलिटी शो करनी है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो नॉर्मल केस में ये नहीं हो सकता है। कब होगा? इसके लिए दो ही केस हो सकता है। केस 1 क्या है कि अगर हम बेंजीन रिंग पर या कोई भी ग्रुप लगा हुआ है और उस ग्रुप को हटा के OH- का अटैक कराना है, तो दो केस में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, कि वहां पे हम लोग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर का यूज करेंगे। ठीक है, हाई टेम्परेचर प्रेशर का यूज करेंगे। और दूसरा केस ये हो सकता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, जहां पे रिंग पर क्या लगा देंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे। क्योंकि अगर रिंग पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, सपोज मान लो कि बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप लगा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, एक्स का नेचर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा रिंग से तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिफिशिएंट होना स्टार्ट होगा, रिंग पर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तब वहां पे न्यूक्लियोफाइल का पॉसिबिलिटी अटैक करने की बढ़ जाएगी। यानी दो ही केस है जिस केस में बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, एक हाई टेम्परेचर प्रेशर का यूज करें एबनॉर्मल कंडीशन, और दूसरा रिंग पर क्या लगा दें, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बट नॉर्मल केस पे बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। जैसे तुम देखो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से जब हमने फिनॉल बनाया। अब अगर हमें मान लो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल चाहिए, यानी यहाँ पे क्या है, तुम्हारा बेंजीन है, और इस बेंजीन से हमें क्या चाहिए, क्लोरोबेंजीन से हमें इस क्लोरोबेंजीन से चाहिए आपका क्या, फिनॉल चाहिए। तो नॉर्मल केस का यूज तो करेंगे नहीं, हम दो केस का यूज कर सकते हैं, एक टेम्परेचर प्रेशर हाई होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए। तो हम यूज करते हैं यहाँ पे क्या,
फ्यूज्ड NaOH, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्यूज फॉर्म में होगा, और वहां पे भी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर का जब यूज करेंगे और सेकेंड केस में H+ आयन यूज करेंगे, तब क्या बनेगा तुम्हारा फेनॉल। इस प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देते हैं, सबको पता होगा, डाउ प्रोसेस, ठीक है। तो ये केस हो सकता है, बात समझ में आया। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 देखो, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे मैंने रख दिया। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये किया कि अगर यहाँ पे दूसरा केस देखना, अगर यहीं पे बेंजीन रिंग पर क्या है, क्लोरीन लगा है, और यहाँ पे क्या लगा दे, NO2। बताओ NO2 का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो दो ही केस है, एक तो टेम्परेचर प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई, और दूसरा केस क्या लगा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से खींचेगा तो रिंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। और अगर इसका रिएक्शन किससे कराते हैं हम लोग, OH- से कराते हैं, और पीएच का रेंज यहाँ पे डिसाइड होता है, लगभग 14 के आसपास होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पे दूसरे केस में H+ आयन का यूज कर दें, मैकेनिज्म में अभी बताऊंगा। तो इस केस में यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन की जगह क्या लग जाएगा, ये OH ग्रुप अटैक हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा तुम्हारा, पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब एक बात सोचो कि अगर मान लो कि केस 1 ये है कि अगर मैंने क्लोरीन पे यहां पर क्या लगा दिया, एक NO2 यहां लगा दिया और एक NO2 यहां लगा दिया, और फिर से इसका रिएक्शन किससे करा दें, फर्स्ट OH- से। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, रेट उतना तेज बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो रिंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, और रिंग पर क्रिएट क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, OH- आसानी से अटैक करेगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रिंग से अटैच कराओगे, पीएच का रेंज उतना कम होने लगेगा, पीएच लगभग 10 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा, और टेम्परेचर भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आसानी से होना स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। होगा क्या, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और OH- यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा OH, और यहाँ लग गया NO2, यहाँ लग गया तुम्हारा क्या, NO2। देखो ये प्रोडक्ट हम उस समय भी बना रहे थे जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे देखो बेस किसका वर्क हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, और वहां पे किसका वर्क हो रहा था, इलेक्ट्रोफाइल था। तो उसका मतलब दो केस है। पहला केस, या तो आप टेम्परेचर को हाई, प्रेशर को हाई रखो। दूसरा केस, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ो। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ोगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा और पीएच उतना ही कम होगा। अब सोचो, ये केस 1। अब अगर मान लो यहीं पे मैं एक यहां पे रख दूं क्लोरीन, और इस क्लोरीन के बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया NO2 ग्रुप, यहाँ पे भी लगा दिया NO2 ग्रुप, और यहाँ पे भी लगा दिया आपका क्या, NO2 ग्रुप। इन तीनों जगह पे मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, और इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, वाटर ऑब्लिक हिट कर दिया। अब देखो वाटर ऑब्लिक हिट का मतलब H+OH- हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। रेट और फास्ट होगा, OH- अटैक करेगा, Cl बाहर होगा, यानी क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल बन जाएगा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल बन जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक में ही बताए थे, ये न्यूक्लियोफाइल की पॉसिबिलिटी है। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सपोज मान लो इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है, तो कौन सा रेट फास्ट होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, R2 इज ग्रेटर देन R1। रीजन हम बोल चुके हैं कि जितना ज्यादा NO2 ग्रुप लगाओगे, NO2 ग्रुप लगाने से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, तो देखो इसके मैकेनिज्म पे फोकस करते हैं। मैकेनिज्म बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसके मैकेनिज्म पे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। सपोज मान लो ये मेरा क्या है, क्लोरीन है, और इस क्लोरीन पर क्या लग गया तुम्हारा, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग किससे, OH- से। ठीक है, अब देखते हैं, और यहाँ पे क्या लगा दो, NO2, और इसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं, OH- से। तो देखो स्टेप 1 में क्या होगा,
अगर NO2 की बात करते हैं, OH माइनस, देखो ध्यान समझना, इसमें ये भी 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। जब बेंजीन पर न्यूक्लियोफाइल, प्रोडक्ट क्या बनना है सबको पता है, प्रोडक्ट क्या बनना है, यहां पे लग जाएगा OH और यहां क्या लग जाएगा आपका NO2। लेकिन अगर हमें इसके मैकेनिज्म को करना है तो इसका मैकेनिज्म जो होता है वो कितने स्टेप मैकेनिज्म होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। जबकि याद करो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप मैकेनिज्म होता था। देखो 2 स्टेप मैकेनिज्म में हम लोग कैसे करेंगे, जनरली 2 स्टेप में हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे। देखो क्या होगा, सबसे पहले केस में होगा क्या, सबसे पहले केस में ये होगा मैकेनिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया आपका क्लोरीन और यहां लगा है आपका NO2। NO2 का स्ट्रक्चर सबको आता होगा, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O माइनस प्लस और यहां हो गया डबल बॉन्ड O, राइट। अब अगर इसका OH माइनस से रिएक्शन कराएंगे तो पहला स्टेप क्या कहलाता है, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप का मतलब होता है रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है। ये OH माइनस कहां अटैक करेगा, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, ये OH माइनस अटैक करेगा। और जब यहां पे अटैक करेगा तो होगा क्या, यहां ऑलरेडी एक Cl था, यहां पे क्या हो गया OH, नेगेटिव चार्ज ये बॉन्ड यहां और यहां लगा हुआ है N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O माइनस प्लस डबल बॉन्ड O। देखो याद रखना, इसको आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स मत बोलना, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ये क्या होता है, मेचोमर कॉम्प्लेक्स होता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, MEICHI MER। याद रखना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक होता। तो पहला स्टेप क्या हो गया बच्चों, पहला स्टेप स्लो हो गया, जहां पे क्या बना, ये कॉम्प्लेक्स बना। अब एक कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सेकंड स्टेप की बात करते हैं, तो पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट, और अगर सेकंड स्टेप की बात करेंगे तो सेकंड स्टेप में होगा क्या, सेकंड स्टेप में जो कॉम्प्लेक्स बना था, ध्यान से समझिएगा, जो कॉम्प्लेक्स आपका बना था, जहां पे यहां क्या था, Cl लगा था, यहां OH और यहां लगा था N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O माइनस प्लस डबल बॉन्ड O। अब ये स्टेप जो होता है फास्ट स्टेप होता है। पहला स्टेप स्लो, दूसरा स्टेप फास्ट। फास्ट स्टेप क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज अपने एरोमेटिसिटी को जैसे ही रिटर्न करेगा, यहां डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी आएगी, क्लोरीन लिविंग ग्रुप का वर्क करता है, हैलोजेंस आर लिविंग ग्रुप अपने पोजीशन को छोड़ के निकल जाएगा और यहां पे Cl की जगह क्या पड़ जाएगा आपका OH ग्रुप, और इसके पैरा पोजीशन पे क्या लगा था NO2 और Cl माइनस आयन आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बात समझ में आया, तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, इस चीज को याद रखिएगा। अब पॉइंट ये है, एक बार फिर बताइए सर। हाँ रिपीट करता हूं, देखो बेटा, जब हम क्लोरोबेंजीन यहाँ पे OH माइनस से रिएक्शन कराएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। पहले स्टेप में ये OH माइनस, क्योंकि यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ना, तभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होगी, अन्यथा नहीं होगी। याद रखना, ये जब OH माइनस अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। OH माइनस कहां अटैक कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज पे, यहां क्या आएगा, नेगेटिव। ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप की बात करना, देखो ये नेगेटिव चार्ज, चूंकि पहला स्टेप स्लो होता है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप की बात करेंगे तो ये फिर से एरोमेटिसिटी रिटर्न करने के लिए डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से क्लोरीन क्या होगा तुम्हारा, बाहर होगा। तो सेकंड स्टेप में जैसे ये नेगेटिव डबल बॉन्ड बनाया, लिविंग ग्रुप बाहर हो गया, Cl माइनस बाहर निकल गया और यहाँ पे Cl की जगह क्या बैठ गया, OH बैठ गया। ये एग्जाम्पल किसका हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना। सबसे पहला पॉइंट ये है, ध्यान समझना, कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है, बताओ कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा था, यहाँ पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही। यानी इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। पहला पॉइंट याद रखना। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट,
स्टेप 1 दे देगा पहला पॉइंट, कार्बन आयन इंटरमीडिएट, बिल्कुल सही। 2 स्टेप मैकेनिज्म, स्टेप 1 फास्ट, स्टेप 1 स्लो, स्टेप 2 फास्ट, बिल्कुल सही है। अब दूसरा पॉइंट देखना, बताओ रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? देखो पहला स्टेप स्लो था ना, स्लो पे। और स्लो स्टेप में OH माइनस पे भी डिपेंड कर रहा था और एराइल हाइलाइट पे भी डिपेंड कर रहा था। यानी हम कह सकते हैं क्योंकि पहला स्टेप स्लो होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ किस पे डिपेंड करेगा? एराइल हाइलाइट पे भी डिपेंड करेगा। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। और तीसरा पॉइंट ये होगा कि इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो कितनी होगी बेटा? 2 होगा। क्या हो जाएगा? 2। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन 2, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? OH माइनस और एराइल हाइलाइट पे। इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बन आयन। इस चीज को दिमाग में रखना, इंटरमीडिएट कार्बन आयन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड न्यूक्लियोफाइल और एराइल हैलाइड, और रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी है, उस रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो कितनी होगी आपकी? 2 होगी। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पर भी फोकस करना। और चौथा पॉइंट ये कहा जाता है कि जितना ज्यादा NO2 ग्रुप लगाओगे, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, जितना ग्रुप NO2 ग्रुप लगाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है? तो ध्यान समझो, जब NO2 ग्रुप लगाओगे, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बन आयन, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है? -I और -R। तो जितना ज्यादा NO2 ग्रुप लगाओगे, ऑर्थो पैरा पे -I -R दोनों लगेगा, मेटा पोजीशन पर ओनली क्या लगेगा? मेटा पोजीशन पे ओनली -I, और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे -I -R। तो NO2, नंबर ऑफ NO2 ग्रुप लगाने से कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होती है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, जिसके वजह से रेट भी क्या करेगा? आपका इंक्रीज कर जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे आ रहा है, देखो ध्यान समझना। क्वेश्चन ये है, ध्यान समझना, कि अगर ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि क्वेश्चन में ऑप्शन ये दे दिया, मैं क्वेश्चन अलग स्लाइड में बताता हूं। क्वेश्चन ये दे दिया, सपोज मान लो कि यहां पे दिया हुआ है फ्लोरीन और यहां पे लगा हुआ है क्या? NO2 ग्रुप। ध्यान समझना क्वेश्चन को, ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 मान लो यहां दे दिया आपका क्या? क्लोरीन, और यहां लगा दिया NO2। देखो हैलोजन्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तीसरे केस में क्या लगा दिया मैंने? क्लोरीन, सॉरी NO2, और क्लोरीन की जगह अब क्या आ गया? ब्रोमीन। और चौथे केस में मैंने यूज कर लिया आयोडीन को, और यहां लगा दिया NO2। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर अ गिवन कंपाउंड, फॉर अ गिवन कंपाउंड। अब इसका आंसर देखो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ऑप्शन दिया रहेगा A इज ग्रेटर देन, B इज ग्रेटर देन, C इज ग्रेटर देन D। ऑप्शन दिया रहेगा DCAB या BCAD। तो देखो कौन सा इसका आंसर सही हो सकता है। देखो इसका आंसर क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यही मेन चीज है। लोग क्या सोचेंगे, यार आयोडीन की साइज बड़ी होती है, यहां इसकी लिविंग ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होगी? ज्यादा, निकालना आसान होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है? वीक बेस। जिसकी साइज बड़ी होगी वो आसानी से निकलेगा, रेट को फास्ट करेगा। यानी ऑर्डर अगर तुम सोचोगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में तुम्हें लगेगा सबसे पहले कौन निकलेगा? आयोडीन। बट सर यहाँ पे रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा किसका होगा? ए का, फिर बी का, फिर सी का, और फिर डी का। लोग DCBA करेंगे, लेकिन आंसर क्या होगा? ABCD होगा। और लोग ये सोच के DCBA करेंगे क्योंकि आयोडीन एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, जल्दी निकल जाएगा, रेट को फास्ट करेगा। बट
न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आयोडीन से अच्छा फ्लोरीन जो होता है गुड लिविंग ग्रुप का वर्क करने लगता है। और रीजन मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों, मैकेनिज्म अभी बताया हूं, फिर से दिखाऊंगा। तो ऑर्डर समझ में आ गया, सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, देन आयोडीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रखना। ऐसा क्यों, तो देखो इन्हीं दोनों का एग्जांपल दिखाते हैं। मैकेनिज्म में अभी करके आपको यहां पे दिखाया था। बताओ मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, कार्बन आयन। तो मान लो मैं क्लोरीन लेता हूं और फ्लोरीन लेता हूं, तो देखो फ्लोरीन होता तो यहां क्या लगा होता आपका OH, मैकेनिज्म बता चुके हैं। यहां क्या आता, नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड यहां यहां, और यहां क्या होता है N+ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O- डबल बॉन्ड O। ये फ्लोरीन के केस में। क्लोरीन के केस में देखोगे तो बॉन्ड यहां यहां, ये हो गया क्लोरीन, ये हो जाता आपका OH, ये नेगेटिव चार्ज, सेम NO2 यहां भी लगा होता, राइट। अब ध्यान से देखो, बताओ ये कार्बन आयन पर फ्लोरीन क्या लगाएगा, -I, और NO2 क्या लगा रहा होगा, -I एंड -R। और क्लोरीन के केस में क्या लग रहा है, -I, और यहाँ पे NO2 तो कॉमन फैक्टर लगाएगा, -I और -R। कॉमन फैक्टर तो दोनों में है, रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा, बट क्लोरीन और फ्लोरीन में बताओ ज्यादा -I इफेक्ट कौन लगाएगा, फ्लोरीन के -I इफेक्ट लगाने की टेंडेंसी क्लोरीन से ज्यादा। फिर ब्रोमीन, आयोडीन, यानी बताओ कौन सा कार्बन आयन स्टेबल होगा, ये वाला कार्बन आयन स्टेबल होगा कि नहीं। जब ये वाला कार्बन आयन स्टेबल होगा तो रेट भी तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे। इस वजह से यहाँ पे फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इज यहाँ पे किसका वर्क करने लगेगा, गुड लिविंग ग्रुप का वर्क करने लगेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन हो जाएगा। बहुत दिमाग से क्वेश्चन को समझना। तो ये पॉइंट्स था, इस पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखने हैं। अब आते हैं इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे, लेकिन एक चीज और, अब मैं आपको एक डिफरेंस बताने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आएगा एक क्वेश्चन, आज के लेक्चर से एक क्वेश्चन फंसा ही फंसा। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ SN2 एंड दूसरा हो गया एरोमेटिक SN2। मतलब समझ में आ गया, एक SN2 रिएक्शन जो बता रहे हैं वो किसका है, एलिफेटिक का, SN1 SN2, और एक बता रहे हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक का। ध्यान समझना, SN रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बताओ क्या होता था, एल्काइल हैलाइड में कार्बन क्या होना चाहिए था, sp3 होना चाहिए था, और इसके पास कौन सा ग्रुप होना चाहिए था, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप में हैलोजन यूज कर सकते हो, H3O+ यूज कर सकते हो, NH3+ यूज कर सकते हो, ठीक है। बट इस केस में एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहां पे कार्बन का, सॉरी, जो ग्रुप लगा होगा लिविंग ग्रुप, वो किससे अटैच होगा, एराइल ग्रुप से, यानी डबल बॉन्ड से अटैच ग्रुप पे, यानी कार्बन क्या होना चाहिए, sp2। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, नॉर्मल SN2 और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला डिफरेंस, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बन क्या होना चाहिए, sp3, जबकि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, बताओ SN2 रिएक्शन कितने स्टेप मैकेनिज्म होते थे, 1 स्टेप, जहां पे क्या बनता था, ट्रांजिशन स्टेज। तो बताओ नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है, आपको पता बता दिया गया है, 1 स्टेप रिएक्शन होता है। जबकि अभी हम बताए हैं कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो बच्चों क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। थर्ड केस, बताओ SN2 रिएक्शन में, याद करो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेज बनता था, वहां पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता था, यानी नो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस, कोई इंटरमीडिएट यहां पे नहीं बनता है। जबकि इस केस में बताओ इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बेनाइन इज अ इंटरमीडिएट, यानी यहाँ पे कार्बेनाइन
बिहेव एज ए इंटरमीडिएट। और पॉइंट नंबर 4, वहां पे अगर आर आई दिया हुआ है, आर बी आर ब्रोमीन सीएल और आ फ्लोरीन दिया है, तो फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप होता था, तो हम बोलते थे लिविंग ग्रुप। यहाँ पे लिविंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ। जितना स्ट्रॉन्ग बेस वीक लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर क्या होगा, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन देन फ्लोरीन, इसका रेट फास्ट होगा। बट अगर अगर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की हो, तो अभी बताया है कौन सा एराइल हैलाइड होगा, पहले फ्लोरीन होगा, फिर कौन सा होगा, क्लोरीन होगा, फिर कौन सा होगा, ब्रोमीन, और लास्ट में क्या आएगा, आयोडीन। तो 4 डिफरेंस दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एलिफैटिक कंपाउंड में लगता है, एल्काइल हैलाइड में लगता है, कहां लगता है, एल्काइल हैलाइड में लगता है, ईथर में लगता है, अल्कोहल में लगता है, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2, तो ये sp3, ये sp2, ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, नो इंटरमीडिएट, कार्बोनाइन इंटरमीडिएट, एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। इस चीज को एकदम दिमाग में रखना, तो क्वेश्चन लग जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप ही लोग बताइए, वो सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो नीट में या जेई मेन, ठीक है ना, एडवांस की बात नहीं करता हूं, जेई मेन की बात कर रहा हूं। यहाँ पे लग गया आपका फ्लोरीन, और बताओ यहाँ पे लगा है O-CH3 ऑब्लिक हेड, और क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ। NO2 तो माइनस आई लगाएगा, यही लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक, फ्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर, यानी क्या लग जाएगा वहां पे, फ्लोरीन की जगह लग जाएगा OCH3, प्रोडक्ट बन के तैयार। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर यहाँ पे मान लो लगा हुआ है क्या, NO2, और इसके मेटा पोजीशन पे क्या लगा है, NO2, और यहाँ लगा है फ्लोरीन, और इसका रिएक्शन किससे करा रहा है, अमोनिया से, NH3 ऑब्लिक हिट। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोडक्ट, तो सबको पता है कि अमोनिया टूटेगा NH2 माइनस H प्लस में। अब बताओ फ्लोरीन, अब तो उसका रेट और भी फास्ट होगा, क्योंकि ये भी माइनस आई माइनस आर लगाएगा, और ये भी क्या लगाएगा, माइनस आई माइनस आर। जितना ज्यादा NO2 उतना ज्यादा रेट, NH2 माइनस अटैक, फ्लोरीन बाहर का रास्ता देखेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका NO2, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, NO2, और यहाँ क्या लग जाएगा आपका NH2 ग्रुप लग जाएगा। राइट क्वेश्चन देखो एकदम इजी आएगा। अब देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, और इसका जवाब आप सभी लोग के पास होना चाहिए। क्वेश्चन ये था कि यहाँ लगा था आपका NO2, और यहाँ लगा था फ्लोरीन, और यहाँ लगा था क्लोरीन, राइट। और इसका रिएक्शन करा रहा था बच्चों, इसका रिएक्शन करा रहा था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से, ठीक है। यहाँ लगा था NH पिप्रिडीन ऑब्लिक हिट, और क्वेश्चन पूछा था प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो, कुछ लोग क्लोरीन को हटाए थे, कुछ लोग फ्लोरीन को हटाए थे, कुछ लोग NO2 को ही हटा दिए थे, और कुछ लोग NO2 के ऑर्थो या मेटा पोजीशन पर अटैक करा दिए थे। चूंकि बताओ ये न्यूक्लियोफाइल है या नहीं, इसके पास लोन पेयर है, यानी पिप्रिडीन क्या है नेचर में, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। और जब ये न्यूक्लियोफाइल है तो पॉसिबिलिटी किसकी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब बताओ क्लोरीन और फ्लोरीन में पहले बाहर कौन निकलेगा, तो अभी मैंने बताया है कि पहले कौन निकलेगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो बताओ किसकी जगह को रिप्लेस करोगे, फ्लोरीन को हटाओगे और फ्लोरीन की जगह क्या लगा दोगे, ये न्यूक्लियोफाइल। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे लग जाएगा आपका NO2, यहाँ लग गया Cl, और यहीं पे क्या लग गया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड 10-1 हाइड्रोसाइक्लिक, यानी ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। देखो एक एक लाइन के क्वेश्चंस आते हैं भाई, एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब एक बात सोचो कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे खूब सारा कर लो, यहीं से क्वेश्चन कर लो, आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस यहीं से क्वेश्चन आएगा। सर ये हो गया NO2, यहाँ हो गया क्लोरीन, यहाँ हो गया आयोडीन। अब बताओ इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, OH माइनस ऑब्लिक हिट। जल्दी से बता दो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरीन और आयोडीन में बताओ तुम किसको रिप्लेस करोगे, क्लोरीन को रिप्लेस करोगे और उसकी जगह OH लगा दोगे, बाकी सब एज इट इज अपने पोजीशन पर होंगे। यानी ये हो गया NO2, ये हो गया NO2
NO2 और यहाँ लग जाएगा आपका OH और ये क्या हो गया आयोडीन। तो देखो ये आयोडीन। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था, मेरे ख्याल से आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, बताइएगा। अब बोलना है आपको ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑर्डर बताना है, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे लगा हुआ है NO2 और यहाँ लगा है NO2 और यहाँ लगा है फ्लोरीन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, दूसरा ऑप्शन यहाँ लगा दिया NO2 और यहाँ लगा दिया फ्लोरीन। तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है आपका, ये हो गया NO2, यहाँ हो गया NO2 और ये हो गया आपका फ्लोरीन। और लास्ट ऑप्शन में क्या होगा आपका, ये हो गया आपका फ्लोरीन। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। न्यूक्लियोफिलिक नॉट इलेक्ट्रोफिलिक। तो देखो जितना ज्यादा NO2 ग्रुप लगेगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे कितने NO2 लगे हैं, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 भी नहीं, तो इसका मतलब D तो होगा ही नहीं, सबसे लास्ट में जाएगा D, राइट। अब पहले पोजीशन पे कौन आएगा, तुम देखो ये इसके किस पोजीशन पर है, फ्लोरीन का 1 2 3 4, बताओ यहाँ पे कौन सा पोजीशन सबसे पहले आएगा, 1 2 3 4, यहां से करोगे तो 1 2 3, बताओ ये तो मेटा पोजीशन पे चला गया, यानी सबसे ज्यादा -I और -R कौन लगाएगा, बताओ इसका डिस्टेंस यहाँ पे कम है, यानी सबसे पहले कौन आएगा, ए के बाद जल्दी से बता दो कौन आएगा, ए के बाद बी आएगा या सी आएगा, बताओ NO2, बताओ सी आएगा क्योंकि 2 NO2 लगा है, ए के बाद सी के बाद बी और बी के बाद क्या होगा डी, ये होगा करेक्ट आंसर भाई, ठीक है। मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा, जितना ज्यादा NO2 उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर नंबर ऑफ NO2 सेम लग गए तो देखना कौन सबसे ज्यादा -I और -R लगा रहा है, जो जितना ज्यादा -I -R लगाएगा रेट उतना ही फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो क्वेश्चन में ये है कि ये आपका हो गया फ्लोरीन और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिए मेटा पोजीशन पे और एक NO2 यहाँ लगा दिए, ये ऑप्शन हो गया ए। दूसरा ऑप्शन दे रहा है, देखो यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये हो गया NO2 एक, यहाँ पे एक और NO2 लगा दो दूसरा और ये हो गया तीसरा NO2, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी में क्या कर रहे हैं हम लोगों ने, ओनली 1 NO2 लगा दिया, ये और ऊपर क्या लगा दिया फ्लोरीन, ये हो गया ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी में मैंने क्या कर दिया, ये हो गया फ्लोरीन और यहाँ लगा दिया NO2, ये ऑप्शन हो गया आपका डी। ऑर्डर बताना है कि बताइए सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में रेट किसका होगा, तो देखो बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा बी होगा और बी के बाद जल्दी से बता दो क्या होगा, ध्यान से देखते हैं क्या बताते हो, बी के बाद क्या होना चाहिए, कोई बताएगा आंसर बी के बाद, ए सर, ए। देखो यही गलती कर दी है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था, बी सी ए डी इसका आंसर होगा, बी सी ए एंड लास्ट में डी आएगा, सबसे पहले बी सी फिर क्या होगा बी सी ए एंड देन क्या होगा डी। देखो सबसे पहले बी क्यों हुआ, जो सबको पता है, सबसे पहले बी NO2 ज्यादा है, ठीक है। अब ए और सी में फोकस कर लेते हैं, सी क्यों पहले हो गया, ए क्यों बाद में गया, ध्यान से बताओ। इस फ्लोरीन का ये वाला पोजीशन कौन सा है, मेटा, ये वाला पोजीशन कौन सा है बताओ, ये वाला पोजीशन भी कौन सा है, मेटा पोजीशन। अब बताओ ये इसका कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो, बताओ बताए थे ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लगता है, -I के साथ साथ -R, लेकिन मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, I इफेक्ट। बताओ R इफेक्ट लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो कौन सा कार्बन अनस्टेबल होगा, सी वाला होगा, ये भी दिमाग में रखना है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, जहां आप गलती कर सकते हो, तो आंसर क्या होगा BCAD। पहले क्या देखोगे, रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है इंडक्टिव से। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में
आ गया होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, रेजोनेंस को फोकस करना। यहाँ पे देखो रेजोनेंस होगा, ये दोनों भले इसके मेटा पोजिशन पे, लेकिन ये तो उसके पैरा पोजिशन पे है। आर भी लगाएगा और यहां से आई भी लगाएगा, ये आर और आई दोनों लगाएगा, लेकिन यहाँ पे आई बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, और यहाँ पे माइनस आई मेटा पोजिशन पे सिर्फ एक लगेगा। इसलिए सबसे पहले बी, सी, फिर ए, देन डी। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं और भी क्वेश्चन पे, ताकि यहां से क्वेश्चन कहीं से भी आए कर लो। अब बताओ, तुम लोग को बताना है कि अगर मैं एक कंपाउंड लूं क्लोरीन, और यहां पे भी क्या कर लूं, एक और क्लोरीन लगा दूं, और बताओ इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, मिक्स एसिड से। बोल रहा है कंपाउंड ए बनता है, और इस कंपाउंड ए का रिएक्शन OH माइनस ऑब्लिक हिट से करा के कंपाउंड बी बनाते हैं। आइडेंटिफाई कंपाउंड बी, तो सबसे पहले ए बनाना पड़ेगा। अब बताओ मिक्स एसिड का मतलब क्या होता था, बता चुके हैं, कॉन्सेंट्रेट HNO3 ऑब्लिक H2SO4, जहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता था, NO2 प्लस। नाइट्रेशन में है, यूट्यूब पे है, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लेक्चर था इसका। अब बताओ ये NO2 प्लस कहाँ अटैक करेगा, भाई इस क्लोरीन या इस क्लोरीन के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। चूंकि इसका पैरा ये ब्लॉक कर रखा है, इसका पैरा ये, तो या तो यहाँ अटैक कर लो या तो यहाँ कहीं भी करा लो। तो बताओ ए क्या बना, ए बना, यहाँ पे लग गया क्लोरीन, और कहीं भी लगा सकते हो, NO2 यहाँ चाहे यहाँ लगा सकते हो, ये हो गया Cl, ए तो बन गया। अब बताओ NO2 लग गया कि नहीं। अगर NO2 नहीं लगता तो न्यूक्लियोफाइल की पॉसिबिलिटी नहीं लगती, क्योंकि माइनस आई और माइनस आर लगा होना चाहिए। क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के वजह से यहाँ पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होगी। बताओ ये क्लोरीन निकलेगा या ये क्लोरीन लगेगा, क्योंकि ये इससे डिस्टेंस में कम है, माइनस आई भी लगाएगा, आर भी लगाएगा, यानी इस Cl को हटा के यहाँ क्या जोड़ दो, OH। इस Cl को मत हटाना सर, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है GOC का, क्योंकि डिस्टेंस कम है, आई और आर ज्यादा लगेगा। यहां लग गया NO2, और वैसे भी इसके ऑर्थो पोजीशन पे ये मेटा, माइनस आई माइनस आर दोनों पे लगेगा। यहाँ हो गया OH और यहाँ हो गया आपका Cl। मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गई होगी। यानी बी प्रोडक्ट क्या बना, ये बना है तुम्हारा। तो जिस ऑप्शन में ये आंसर दिया रहेगा उस ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। अब ये क्वेश्चन आपको ही बताना है। सबसे पहले बोल क्या रहा है कि ये बेंजीन है, और यहाँ पे लगा क्या है, Cl, और यहाँ लगा है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ है CH3। पहला कंपाउंड दिया है। सबसे पहले इसका रिएक्शन किससे करा रहा है, Cl2 ऑब्लिक AlCl3 से। ठीक है, बोल रहा है कंपाउंड ए बनता है, और इस कंपाउंड ए का रिएक्शन कराता है ZnHg ऑब्लिक HCl। देखो याद करो, क्लेमेंसन रिडक्शन है, बी बन जाएगा। और इस बी का रिएक्शन बोल रहा है करा रहा है मिक्स एसिड से। मिक्स एसिड मतलब कॉन्सेंट्रेट HNO3 ऑब्लिक H2SO4, सी बन रहा है। और इस सी का रिएक्शन करा रहा है किससे, इसका रिएक्शन देखो किससे करा रहा है, 10-1 O और माइनस K प्लस ऑब्लिक हिट से। देखो न्यूक्लियोफाइल आ गया और पूछ रहा है डी क्या होगा। ध्यान से क्या दिया, ये कंपाउंड दिया है, उसका रिएक्शन Cl2 ऑब्लिक AlCl3 से A, क्लेमेंसन रिडक्शन से B, मिक्स एसिड से C, और लास्ट में इसका रिएक्शन इससे करा के D पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई नीट और जेमिन के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखो ध्यान से, बताओ यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, Cl प्लस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ ये रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देता है, यानी क्या करेगा, प्लस आर लगाएगा, ये क्या लगाएगा, माइनस आर। तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटेड पे जाएगा कि डीएक्टिवेटेड पे, एक्टिवेटेड के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, क्योंकि इसका 1 2 3 4 पैरा ब्लॉक है, इसका मतलब ये Cl प्लस यहां अटैक करेगा। तो जल्दी से बता दो ए क्या बना, ए तुम्हारा बना है कि जहां पे ये क्लोरीन एक यहां लगा है, एक क्लोरीन यहां, C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो ए बन गया, वेरी गुड। अब ए के बाद इसका रिएक्शन किससे करा रहा है, ZnHg HCl। बताओ क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करता है, C डबल बॉन्ड ग्रुप O को CH2 में चेंज करता है।
बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ हो जाएगा एक Cl, यहाँ हो गया एक Cl, और ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 CH3। समझ में आ गया? ये हो गया CH2 और ये हो गया CH। तो देखो हम लोग सुबह वाली क्लास में जो थे वो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे चल रहे थे, ठीक है ना? जो फर्स्ट पॉइंट था। अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के सेकंड पॉइंट पे। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक कंप्लीट हो गया, फिर उसके मिक्स क्वेश्चंस बताएंगे और कुछ नेम रिएक्शंस, ठीक है ना? तो अब चलते हैं कुछ न्यूक्लियोफिलिक और भी चीजों पे, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के सेकंड पार्ट पे। यानी ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट 2 है, ठीक है ना? इस पार्ट 2 पे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना? देखो होता क्या है, सबको पता है कि जब बेंजीन का रिएक्शन होता क्या है, कि जब बेंजीन का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, मिक्स एसिड से। आप पार्ट 1 जरूर देख लेना। तो जैसे ही कराते हो तो क्या बनता है आपका, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। और इस नाइट्रोबेंजीन का फर्दर अगर SN/HCl से रिएक्शन कराएं, जिसके बारे में मैकेनिज्म हम आगे बताएंगे, तो SN/HCl क्या करता है, इस नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट किसमें कर लेता है, एनिलीन में। किसमें कन्वर्ट कर लेता है, एनिलीन में। यानी बेंजीन मिक्स एसिड से रिएक्ट करके कहा जाता है नाइट्रोबेंजीन में, जो कि किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जिसको कहते थे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। SN/HCl क्या करता है, नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट किसमें करता है, एनिलीन में। फर्दर होता क्या है कि अगर इसी एनिलीन का रिएक्शन, ध्यान समझना, इसी एनिलीन का रिएक्शन हम किससे करा दें, NaNO2, ठीक है, ऑब्लिक HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में, तो यहां बन के तैयार होता है जो कंपाउंड, वो होता है क्या आपका N2+Cl-, जिसको कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। तो जब भी अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, तो पार्ट 1 जो कि सुबह वाले लेक्चर में था वो आपको बता चुका हूं। सेकंड पार्ट ये है कि अगर बेंजीन पर डायरेक्ट किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, तो उस बेंजीन को, उस एरोमेटिक कंपाउंड को सबसे पहले कन्वर्ट किसमें करना चाहोगे, डाइजोनियम में। जैसे ही डाइजोनियम में ये कन्वर्ट होगा, इस डाइजोनियम को जब आप हिट करोगे या सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रखोगे, जैसे ही हिट करोगे, क्योंकि ये स्टेप होता है रेट डिटरमाइंड स्टेप। ध्यान समझना, जब भी डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का अगर बेंजीन पर अटैक कराना होगा तो पॉसिबल होगा नहीं, उसको पहला पार्ट बता चुके हैं, देख लेना। सेकंड पार्ट ये है कि उसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्दर इसी डाइजोनियम सॉल्ट को जब हिट करोगे तो ये स्टेप कहलाता है रेट डिटरमाइंड स्टेप। रिएक्शन लगभग रिवर्सिबल होता है, या पोलर सॉल्वेंट यूज कर सकते हो। तो इस केस में बबल्स ऑफ गैस बाहर निकलेगी, यानी नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे कन्वर्ट क्या होगा, यहाँ पे कन्वर्ट होगा ये कंपाउंड किस फॉर्म में, ये कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन, इस पे क्या जाएगा, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं एरोलियम कैटायन या बेंजोनियम कैटायन फॉर्म होता है। और जैसे ही ये कार्बोकैटायन बनता है, इस कार्बोकैटायन पे फिर उसके बाद तुम किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, OH-Cl-Br-, आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस एरोमेटिक कंपाउंड में, और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये फेनॉल में। तो कॉन्सेप्ट नंबर पार्ट 2 में क्या बताया गया, पार्ट 2 में यह बताया गया कि अगर तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करना है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करना है, तो सबसे पहले बेंजीन को कन्वर्ट किस में करोगे, डाइजोनियम सॉल्ट में। होगा कैसे, मिक्स एसिड से रिएक्शन कराओगे, कन्वर्ट होगा नाइट्रोबेंजीन में, इसको कहते हैं नाइट्रेशन प्रोसेस। SN/HCl के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा एनिलीन। जब तक एनिलीन नहीं बनेगा, डाइजोनियम नहीं बना सकते हो, इसलिए सबसे पहले एनिलीन बनाओ, उसके बाद NaNO2/HCl लो टेम्परेचर पे। याद रखिएगा, लो टेम्परेचर पे इसका मैकेनिज्म अभी यहीं पर डिस्कस कराऊंगा। जैसे ही करोगे बनेगा क्या, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। और डाइजोनियम सॉल्ट जैसे ही बना, उसको अब हिट करा दोगे, रिएक्शन लगभग रिवर्सिबल होता है। ये स्टेप होता है रेट डिटरमाइंड स्टेप। N2 गैस क्या हो जाएगी, बबल्स फॉर्म में बाहर निकलेगी, और इस बेंजीन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद तुम किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते चले जाओ, तो नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन उससे लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। अब ध्यान से
देखिएगा ध्यान से कि अभी मैंने क्या किया कि जैसे ही डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, जैसे ही डाइजोनियम सॉल्ट बनाया N2+Cl- और इसको हिट किया लो टेम्परेचर पे या पोलर सॉल्वेंट रख दोगे, रेट डिटरमाइंड स्टेप, N2 गैस क्या होगा, बबल्स फॉर्म में बाहर निकलेगा और इस रिंग पर क्या क्रिएट हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दिस पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे क्रिएट हुआ ये एक ट्रू कार्बोकैटायन फॉर्म प्रोड्यूस नहीं करता है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ट्रू कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है, यानी इस वजह से इस कार्बोकैटायन पे नो रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कोई रीअरेंजमेंट रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, जैसा कि SN1 में होता था। SN1 में जो कार्बोकैटायन बनता था 10 कार्बोकैटायन क्या होता तुम्हारा, उस कार्बोकैटायन पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती थी, बट यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये कार्बोकैटायन ट्रू कार्बोकैटायन नहीं होता है, बट कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए इस कार्बोकैटायन पे कोई भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन की पॉसिबिलिटी याद रखिएगा नहीं होगी, या कोई भी रेशमाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि रेशमाइजेशन या रीअरेंजमेंट कब होता था, जब रिएक्शन किसको फॉलो करता था, SN1 में, क्योंकि SN1 में क्या बनता था, ट्रू कार्बोकैटायन बनता था, और ट्रू कार्बोकैटायन बनने के वजह से वहां पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होता था और रेशमाइजेशन भी होता था, लेकिन यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा ये ट्रू नहीं होता है, इसलिए ना ही इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा ना ही रेशमाइजेशन प्रोसेस होगा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब इतनी बात समझ में आ गई, अब देखो होगा क्या, जैसे ही डाइजोनियम सॉल्ट तुमने बनाना स्टार्ट किया, इस डाइजोनियम सॉल्ट पर अब होगा क्या, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही डाइजोनियम सॉल्ट बना, और वो डाइजोनियम सॉल्ट क्या था, N2+Cl-, अगर इसका रिएक्शन तुम किससे करा दो, इसका रिएक्शन CuCl से करा दो, या इसका रिएक्शन किससे करा दो, CuBr से करा दो, ऑब्लिक हिट कर दो, ऑब्लिक हिट कर दोगे तो हिट करने पे N2 गैस तो बाहर निकल जाएगी, रिंग पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या अटैक कर लेगा, Cl-, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, और यहाँ हिट करने से फर्दर N2 गैस बाहर निकलेगी, क्या आएगा, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज Br- अटैक कर लेगा, और यहाँ क्या लग जाएगा, ब्रोमीन, यानी ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन कहलाता है कौन सा बच्चों, इस रिएक्शन को कहते हैं सेंट मैरी रिएक्शन, याद रखना। सेंट मैरी रिएक्शन में होता क्या है, व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद CuCl या CuBr ऑब्लिक हिट, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन क्या कहलाता है भाई आपका, सेंट मैरी रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है, सेंट मैरी रिएक्शन होता है, इसी को क्या कहते हैं, सेंट मैरी रिएक्शन। अगर इसी डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन किससे करा दो, ध्यान समझना, कॉपर पाउडर यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, कॉपर पाउडर यूज कर रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे कॉपर पाउडर की जगह या तो HCl ले लो, तो कॉपर पाउडर HCl लोगे तो यहाँ Cl- बनेगा, हिट कर दोगे N2 गैस बाहर निकलेगा, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर से Cl- अटैक कर लेगा, यहाँ लग जाएगा क्लोरीन, कॉपर पाउडर फर्दर यूज कर लो, और कॉपर पाउडर यूज करने के बाद यहाँ पे आप ले लो HBr, ऑब्लिक हिट कर दो, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। अब यहाँ पे जो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, ये रिएक्शन सेंट मैरी रिएक्शन ना कहला के क्या कहलाएगा, गैटरमैन रिएक्शन। क्या कहलाएगा यहाँ पे, ये रिएक्शन कहलाएगा आपका गैटरमैन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो गैटरमैन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो जो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनता है, इट इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेम रिएक्शन क्या कहलाएगा, गैटरमैन रिएक्शन। और अगर CuBr या CuCl देते हो, अब्सेंस ऑफ कॉपर पाउडर, तो यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनेगा, रिएक्शन क्या कहलाएगा, सेंट मैरी रिएक्शन कहलाएगा, याद रखिएगा। और अगर इसी डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन ध्यान समझिएगा, अगर इसी हाइड्रोजन सॉल्ट को N2+Cl- जो है, अगर इसको हम इसी का रिएक्शन अगर हम करा दें CuCN ऑब्लिक हिट करा दें, तो हिट करने पे N2 गैस तो बाहर निकल जाएगी, और जब N2 गैस बाहर निकलेगा तो रिंग पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या अटैक कर लेगा, Cn, यानी क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, बेंजीन पे क्या लग जाएगा,
CN ग्रुप, और सबको पता है कि साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, बेंजीन पर लग जाता है COOH ग्रुप, बेंजोइक एसिड। देखो कितना आसान है, आसानी से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा डाइजोनियम सॉल्ट। अगर मान लो देखो मैंने क्लोरोबेंजीन बनाना सिखाया, ब्रोमोबेंजीन बताना सिखाया, ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, हमने क्या दिखाया, एसिड बनाना सिखा दिया। और अगर मान लो अगर इसी डाइजोनियम सॉल्ट से हमें बनाना है क्या, इस बेंजीन पर लगाना है आयोडीन, तो यहाँ पे जब आयोडीन लगाना होगा तो इसका रिएक्शन किससे करा दोगे बच्चों, KI ऑब्लिक हिट K प्लस I माइनस, हिट करोगे N2 गैस बबल्स फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, रिंग पर क्या आएगा पॉजिटिव, वहां पे I माइनस अटैक कर लेगा। तो क्लोरोबेंजीन भी हो गया, ब्रोमोबेंजीन भी हो गया, वहां पे जो नेम रिएक्शन था वो क्या था, गैटरमैन रिएक्शन या सैंडमैन रिएक्शन। गैटरमैन और सैंडमैन रिएक्शन याद रखना, कॉपर पाउडर यूज हो रहा होगा HBrHCl में तो ये गैटरमैन रिएक्शन होगा, और अगर CuCl या CuBr ऑब्लिक हिट कर रहे हो तो सैंडमैन रिएक्शन होगा। आयोडीन लगाना है तो KI ऑब्लिक हिट कर दो। अब ध्यान समझना, अगर यहीं पे इसका रिएक्शन CuI से कराते तो ध्यान से बताओ क्या यहाँ पे Cu प्लस I माइनस ऑब्लिक हिट रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। KI के रिएक्शन से आयोडीन लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल, लेकिन CuI से नहीं लगेगा। रीजन ये है क्योंकि ये आयंस फॉर्म में टूटेगा ही नहीं CuI, क्योंकि एक प्योर कोवैलेंट कंपाउंड होता है, और ये कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, इसलिए KI के रिएक्शन से बन गया आयोडोबेंजीन, बट CuI से क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि CuI नेचर में कौन सा कंपाउंड होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है, और कोवैलेंट कंपाउंड आयंस फॉर्म में टूटेगा नहीं, जब आयंस आएगा नहीं तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा नहीं, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये है, सर क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक से बता दिए, ब्रोमोबेंजीन बता दिए, आयोडोबेंजीन बता दिए, CuI से नहीं होगा, अगर फ्लोरीन बनाना है तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर इसी डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन किससे करा देंगे हम, HbF4 से, तो इस केस में बेंजीन पर क्या लग जाएगा, फ्लोरीन डायरेक्ट लग जाएगा। एग्जाम्पल किसका होगा, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, बॉल-सेमन्स रिएक्शन कहलाता है। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, बॉल-सेमन्स रिएक्शन। इन सभी रिएक्शन का नेम रिएक्शन याद रखिएगा, डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछता है, व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद HbF4 ऑब्लिक हिट टू प्रोड्यूस फ्लोरोबेंजीन, नेम रिएक्शन क्या होगा, बॉल-सेमन्स रिएक्शन, और गैटरमैन सैंडमैन रिएक्शन आपको बता चुके हैं। डायरेक्ट बताओ यार, अगर इसी डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन, ध्यान से समझिएगा, इसी डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन डायरेक्ट बताइए, वाटर ले लें, पोलर सॉल्वेंट, ऑब्लिक हिट, N2 गैस बाहर, पॉजिटिव, वाटर में H प्लस और क्या होगा, OH माइनस, क्या बन जाएगा, फिनॉल बन के तैयार हो जाएगा, राइट। और अगर इसी का रिएक्शन हम किससे ले लें, इथाइल अल्कोहल से, या मिथाइल अल्कोहल ले लो, CH3O माइनस या Na प्लस ले लो, ऑब्लिक हिट कर दो, यहाँ O माइनस न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा, अटैक करेगा रिंग पर, देखो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक है, और यहाँ क्या लग जाएगा, OCH3, इसको क्या कहते हैं बच्चों, एनेसॉल कहते हैं। तो ये बात सबको समझ में आ गया होगा। और देखो नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर इसी डाइजोनियम सॉल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो बताओ बच्चों किस रिएजेंट का यूज करोगे, तो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड की बात किए थे, उसी फास्फोरस के ऑक्सी एसिड की बात करेंगे जिसके अंदर क्या लिंकेज हो, पीएच लिंकेज। हम यहाँ यूज कर सकते हैं H3PO3, क्यों, क्योंकि H3PO3 के स्ट्रक्चर में P डबल बॉन्ड हो, यहाँ क्या होगा OH, ये क्या होगा OH, और यहाँ क्या होगा PH, पीएच लिंकेज होगा, तो इस केस में ये यहां से N2 गैस को बाहर निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ पे H बाहर निकलेगा, हाइड्राइड फॉर्म में अटैक कर लेगा, और इसको कन्वर्ट किस में कर लेगा, बेंजीन में। याद रखना H3PO3 यूज करना, H3PO4 को यूज मत करना, क्योंकि इसके अंदर पीएच लिंकेज
नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ गई, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको देखना है तो प्लीज इसको यूट्यूब पे आप फिर से देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट पे फर्दर, चूंकि ये चल रहा है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ध्यान समझिएगा। यानी डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करने के बाद आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा सकते हो, ये तो 100% है, राइट। अब ध्यान समझना, अब देखो, अगर हम मान लो बात करते हैं डाइएजेशन का, ठीक है, ऑफ एरोमेटिक, ठीक है, ध्यान समझना, एरोमेटिक एमीन्स पर, ठीक है ना, एरोमेटिक एमीन्स पे। जैसे कि मान लो मैंने 1 डिग्री एमीन लिया, तो 1 डिग्री अगर एमीन एमीन लिए हो, तो 1 डिग्री एमीन में अगर मैंने यहाँ बेंजीन लिया और यहाँ पे लगा दिया NH2, तो उसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, एनिलीन। अभी मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे डाइजोनियम बनता है, किसके प्रेजेंस में, NaNO2 ऑब्लिक HCl। आप यहाँ पे HNO2 भी यूज कर सकते थे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑन हीटिंग, और जब इसको हीट करोगे ऑन हीटिंग, तो ये क्या होगा, ये क्या गिव होता है, यहाँ से बबल्स ऑफ, यहाँ से क्या निकलता है, बबल्स ऑफ N2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है, और ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है रिंग के पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो अभी हमने बताया था PHN2Cl, इसका मतलब डाइजोनियम सॉल्ट है। और अगर इसका कंपाउंड हम R कोई एलिफेटिक लें, तो N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl। तो ध्यान से देखो कौन ज्यादा, यहाँ पे इस दोनों कंपाउंड में अगर हम बात करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की, तो बताओ अगर इस डाइजोनियम सॉल्ट की बात करें और इस डाइजोनियम सॉल्ट की बात करें, तो ब्रेक यहाँ पे ये कंपाउंड हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बोकेटायन। यहाँ पे ये कंपाउंड आसानी से ब्रेक नहीं होगा, नो ब्रेक ऑन हीटिंग, हीट करने पे ब्रेक नहीं होगा, इसलिए हीट के केस में सबसे ज्यादा नेचर में स्टेबल होगा। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म वाले पॉइंट पर, ठीक है, ध्यान समझिएगा कि मैकेनिज्म में डाइजोनियम सॉल्ट बनता क्या है। तो मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, हम बनाने क्या जा रहे हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं NaNO2 प्लस HCl, तो देखो हुआ क्या था, ध्यान से देखिए, when aniline react with NaNO2 oblique HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस था, डाइजोनियम बना था। इसका मैकेनिज्म दिखाने जा रहा हूं कैसे होता है। तो सबसे पहले NaNO2 HCl से रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, HNO2, और यहां से क्या मिलता है, सॉल्ट ऑफ NaCl। तो मैकेनिज्म का पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब क्या होगा, देखो मैकेनिज्म समझना यहाँ पे, क्योंकि अगर मैकेनिज्म समझ गए तो जो एम्स में क्वेश्चन आए थे वो भी सॉल्व कर लोगे। और अगर यहीं पे HON डबल बॉन्ड हो, चूंकि ये HNO2 का स्ट्रक्चर होगा, अगर यहीं पे इसका रिएक्शन फर्दर किससे करा लें, H प्लस से। अब तुम बोलोगे H प्लस कहां से मिला, चूंकि इससे लिए हैं, मीडियम एसिड है, तो बताओ इसका H प्लस कहां अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा, और क्या बनेगा यहाँ पे, NO प्लस नाइट्रोसीलियम आयन बन जाएगा। ठीक है, और यही नाइट्रोसीलियम आयन किसका वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा। और ये बेंजीन है, और इस बेंजीन का ये कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप, जिसमें नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। फर्दर इसी का रिएक्शन किससे होगा, NO से। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ इसके पास लोन पेयर है कि नहीं, लोन पेयर देगा, ये होगा पीएच, ये हो जाएगा NPH मतलब फिनाइल। अब बताओ लोन पेयर देने से इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये किससे अटैच हो जाएगा, N डबल बॉन्ड। उसे मैकेनिज्म समझना, और पॉजिटिव चार्ज आने से ये यहाँ से H प्लस आयन का क्या कर देगा, लॉस कर देगा। और जैसे ही यहाँ से H प्लस आयन निकलेगा, ये कंपाउंड कन्वर्ट होगा पीएच, N डबल बॉन्ड N। देखो ध्यान से, देखो ध्यान समझना, पीएच यहाँ पे लिख सकते हो, अच्छा चलो
पहले इसको और अच्छे समझो। ये जैसे ही यहां से H यहां से निकलेगा, ये कंपाउंड कन्वर्ट होगा पीएच NH, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, यहां से H निकल गया, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH। अब बताओ क्या होगा उसके बाद। देखो उसके बाद ये कंपाउंड क्या शो करेगा, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में कीटो फॉर्म कन्वर्ट होता है इनॉल फॉर्म में। कैसे होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये अपना लोन पेयर देगा, इस पर आएगा पॉजिटिव, यहां से H प्लस आयन निकलेगा, और इसका H प्लस आयन जो निकला वो इसके नेगेटिव पे ऑक्सीजन पे अटैक कर लेगा। तो क्या बनेगा जल्दी से बता दो, पीएच N डबल बॉन्ड N, और यहां से क्या लग गया, सिंगल बॉन्ड O, और ये वाला HOH। इतनी बात सबको समझ में आ गई मैकेनिज्म में। आगे देखो क्या होगा ध्यान से। अभी देखो OH है, हमें पता है हम मीडियम में क्या लिए हैं, HCl। HCl अगर मीडियम में लिए हैं तो हमको H प्लस आयन मिलेगा। फर्दर इसका H प्लस आयन आएगा, इसका H प्लस आयन फर्दर ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा। यहां से वाटर का क्या होगा तुम्हारा लॉस, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये अपना लोन पेयर देगा, पॉजिटिव यहां आएगा, और यहाँ पे जो H प्लस आया है वो Cl माइनस से आया होगा, Cl माइनस अटैक कर लेगा। तो बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा, पीएच को लिख सकते हैं हम लोग बेंजीन, और यहाँ लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ हो गया प्लस, चूंकि ये अपना लोन पेयर दिया तो यहाँ आएगा पॉजिटिव, और यहाँ डबल से सिंगल, और Cl माइनस, इसको कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन। तो ये इसका मैकेनिज्म है सर। क्या हुआ, सबसे पहले NaNO2HCl से रिड करके HNO2 और NaCl देगा, HNO2 H प्लस आयन अटैक करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बन गया NO प्लस, एनिलीन अपना लोन पेयर देगा, लोन पेयर देने के बाद ये अपना H प्लस आयन लॉस करेगा, और यहाँ पे ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इस कंपाउंड में। फर्दर यहाँ पे टॉटोमेरिज्म कंपाउंड शो करेगा, और टॉटोमेरिज्म शो करने के बाद यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म से ये बना, फिर यहाँ पे H प्लस आयन दोगे, H प्लस आयन ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेगा, वाटर का लॉस हो जाएगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, लोन पेयर देने से यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पीएच N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और Cl माइनस अटैक कर लेगा, डाइजोनियम बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको याद मत करना, क्योंकि अगर याद किए तो 1 डिग्री मतलब एनिलीन के केस में तो कर दोगे, लेकिन अगर यहां से एक भी H हटा के कोई ग्रुप जोड़ दिया और उसका रिएक्शन NaNO2/HCl से करा दिया तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे, वहां फंस जाओगे। तो देखो ये 1 डिग्री एमीन से था, अब हम 2 डिग्री एमीन की बात करके तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या बनेगा। अब यहाँ पे अगर 2 डिग्री एमीन ले लिए तो 2 डिग्री एमीन के केस में क्या होगा, जल्दी से बता दो। देखो ध्यान से, बेंजीन है और यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया N, यहाँ लगा है एक H, और यहाँ पे मान लो मैंने लगा दिया एक CH3 ग्रुप। अब बताओ ये 2 डिग्री का हुआ कि नहीं। अगर इसका रिएक्शन किससे करा दिए, NaNO2/HCl से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पूछ दिया प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ डाइजोनियम नहीं बनेगा। डाइजोनियम कब बनता है, 1 डिग्री एमीन के केस में। ठीक है, जहां पे N2 गैस हिट करोगे इसको तो N2 गैस क्या हो जाती है, बबल्स फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो डाइजोनियम कब बनेगा, जब 1 डिग्री एमीन हो। लेकिन यहाँ पे अब कौन सा एमीन आ गया, 2 डिग्री, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैकेनिज्म दिमाग में रखो। इन दोनों के रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल क्या बना था, NO प्लस। मैकेनिज्म यहाँ पे आप देख रहे होगे, इस NO प्लस पर क्या होता था, नाइट्रोजन अपना क्या करेगा, लोन पेयर देगा, और जैसे ही अपना लोन पेयर देगा इस पे आएगा पॉजिटिव, ये H प्लस आयन को बाहर कर देगा। अब H प्लस आयन को बाहर करेगा तो बताओ क्या बन जाएगा यहाँ प्रोडक्ट, ये हो गया बेंजीन, और इस बेंजीन पर क्या लग गया N, और इस N से क्या लगा है बच्चों, एक CH3, और बताओ N किससे कंबाइन हो गया, इस N से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, N डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट बनेगा। और ये प्रोडक्ट किस कलर का होगा, ये
प्रोडक्ट होता है येलो कलर का, यानी ये येलो कलर का क्या होता है, लिक्विड होता है। तो अगर बोल दिया कि एक अननोन 2 डिग्री अमीन है जिसका रिएक्शन NaNO2/HCl से कराते हैं, लो टेम्परेचर पे येलो लिक्विड मिलता है, तो वो बताओ येलो लिक्विड जो मिल रहा है वो किस अमीन से मिल रहा है। तो आंसर क्या होगा, जहां पे भी ऑप्शन देखोगे 2 डिग्री अमीन, वही आंसर हो जाएगा, 1 डिग्री पे नहीं होगा। अब अगर मान लो थर्ड केस हम 3 डिग्री अमीन ले लें, तो अब अगर 3 डिग्री अमीन ले लिए तो इस एन पर अब कितने CH3 लगाने पड़ेंगे, 2 R ग्रुप लगाना पड़ेगा, और इसका रिएक्शन किससे कराना पड़ेगा, NaNO2/HCl से, कितने पे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। प्रोडक्ट पूछ सकता है क्या होगा, तो यहाँ तो डाइजोनियम बनेगा नहीं। डाइजोनियम कब बनता, जब एनिलीन होता, 1 डिग्री अमीन होता। 2 डिग्री के केस में क्या बन गया, येलो लिक्विड बन गया। 3 डिग्री केस में क्या होगा। अब तो भाई बताओ इन दोनों के रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, NO+। लेकिन क्या ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे पाएगा, अगर ये अपना लोन पेयर दिया तो इस पर आएगा पॉजिटिव, जैसे ये अपना लोन पेयर दिया था तो इस पर आया था पॉजिटिव। ये अपने पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए H+ आयन बाहर कर दिया था, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया था। लेकिन अगर ये अपना लोन पेयर दिया इस NO+ को, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इसके पास एक भी H तो है नहीं ताकि लॉस कर सके, यानी ये अपना लोन पेयर नहीं दे पाएगा। तो जब ये अपना लोन पेयर नहीं देगा, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, तो सर क्या इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा, होगा। अब बताओ ये रिंग को एक्टिवेट करता है कि डीएक्टिवेट, ये रिंग को अपना लोन पेयर देगा, यानी रिंग क्या हो रहा होगा, एक्टिवेट हो रहा होगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सर अटैक कर लेगा। और ऑर्थो और पैरा में मेजर कौन सा होगा, पैरा, चूंकि ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो 3 डिग्री के केस में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस एन पे 2 CH3 लग गया, और बताओ NO कहां लग जाएगा, इसके पैरा पोजीशन पर हो जाएगा। तो ये मेजर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल था। ध्यान समझिएगा, क्या था, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछ सकता है कि 1 डिग्री अगर एमीन दिया हुआ है, 2 डिग्री अगर मान लो क्या दिया हुआ है, एमीन दिया हुआ है, और 3 डिग्री मान लो क्या दिया हुआ है, एमीन दिया हुआ है, और इसका रिएक्शन किससे कराते हो, NaNO2/HCl से। और टेम्परेचर कितना रखना है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। 2 डिग्री एमीन पे भी सेम रिएजेंट, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, और 3 डिग्री के केस में भी NaNO2/HCl यूज कर रहे हो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अनिल को कैसे डिफरेंशिएट करोगे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जैसे ही NaNO2/HCl पास कराएंगे, बताओ डाइजोनियम बनता था कि नहीं 1 डिग्री के केस में, याद आ रहा है ना। और डाइजोनियम को हिट करोगे तो N2 गैस बाहर निकलेगी। तो अगर 1 डिग्री का एमीन हुआ, प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बबल्स बनेगा। किसका बबल्स बनेगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी बबल्स फॉर्म में। और कब, हिट करने पे, ऑन हीटिंग। अगर हिट करने पे 1 डिग्री एमीन को इसके रिएक्शन के बाद बबल्स निकल रही है, समझ जाना नाइट्रोजन गैस निकल रही है हिट करने पे, तो वो एमीन क्या होगा, 1 डिग्री का एमीन होगा। एकदम क्लियर है, क्रिस्टल। और अगर 2 डिग्री का एमीन हुआ तो भी हम बताए थे क्या बनेगा, यहाँ पे येलो कलर का क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाएगा। और 3 डिग्री का अगर एमीन कंटेनर के अंदर दिया हुआ है और उसका रिएक्शन NaNO2/HCl से करा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा मिक्सचर के अंदर, सोल्यूशन के अंदर। तो एमीन क्या होगा, 3 डिग्री का होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का। एक बार पूरे लेक्चर को रिवीजन करता हूं, ध्यान से समझिएगा, फास्ट रिवीजन है। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट 2 चल रहा है। जब करना है तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अगर डायरेक्ट रिएक्शन कराना है तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, डाइजोनियम में। कैसे कराओगे, मिक्स एसिड से नाइट्रोबेंजीन, SN/HCl से एनिलीन, फर्दर NaNO2/HCl लो टेम्परेचर पे डाइजोनियम, हिट करोगे, रेडिटरमाइंड स्टेप होता है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या N2 गैस बबल्स फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। फिर किसी भी न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक
करा सकते हो। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बनता है ये ट्रू कार्बोकैटायन नहीं होता है SN1 की तरह, इसलिए यहाँ पे रेशमाइजेशन भी नहीं होगा और कोई भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी जैसा SN1 के केस में होता था। राइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम बता दिए कि जैसे ही डाइजोनियम बना CuCl या CuBr के साथ हिट कर दिए, N2 गैस बबल फॉर्म में बाहर